Hello guys, welcome to my YouTube channel Geography Guru. In the series of NCERT Geography, today we are here with another session of class 11th Geography chapter number 6, Geomorphic Processes, भू-आकृतिक प्रक्रियाएं. As you know that in class 11th we are going with the physical geography, भौतिक भूगोल हम पढ़ रहे हैं. हमने काफ़ी सारे कंसेप्ट्स हैं वो डिस्कस किए हैं अभी तक इस क्लास में. NCERT Geography क्लास 11 सीरीज में हमने डिस्कस किया है origin and evolution of the universe, अर्थ, मून एंड लाइफ ऑन द अर्थ. पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी पर वायुमंडल जलमंडल का विकास कैसे हुआ, ये सब कुछ हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में. उसके बाद हमने थर्ड चैप्टर में इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है वो हमने समझा. ज्वालामुखी के बारे में जाना, हमने भूकंप के बारे में जानने का प्रयास किया था. जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें हमने खनिजों और चट्टानों के प्रकार, वर्गीकरण, वितरण, गुण, विशेषताएं, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं. यानी हम जो क्लास 11th की ज्योग्राफी है उसमें हम फिजिकल फीचर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और करने वाले हैं. अब भौतिक पर्यावरण है, फिजिकल फीचर्स है, इसमें स्थलमंडल भी है, जलमंडल भी है, वायुमंडल भी है और जीवमंडल भी शामिल है. तो अभी तक हमारे जितने भी कंसेप्ट टॉपिक जो हुए हैं वो सारे के सारे लिथोस्फीयर यानी कि स्थलमंडल से रिलेटेड हैं. आज का जो हमारा ये चैप्टर है ये भी स्थलमंडल से रिलेटेड है. इस चैप्टर में जियोमॉर्फिक प्रोसेस में जियोमॉर्फिक दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस मॉर्फिक. जियो का अर्थ होता है अर्थ, पृथ्वी, और मॉर्फिक का अर्थ है शेप या फॉर्म यानी विभिन्न स्थलाकृति. तो इस पूरे चैप्टर में हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होती है. पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर विभिन्न जो स्वरूप पाए जाते हैं, जैसे कहीं पे मैदान है, कहीं पे चट्टानें हैं, कहीं पर घाटियाँ हैं, कहीं पर पठार है, कहीं पे मरुस्थल है. तो ये इनका निर्माण कैसे होता है, निर्माण के बाद इनका विध्वंस कैसे होता है, कौन कौन से एजेंट कार्य करते हैं, क्या क्या शामिल होता है और कैसे होता है, ये सब कुछ इस चैप्टर में रहेगा. टॉपिक वाइज अगर बात करें तो हम बात करेंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या है, जियोमॉर्फिक एजेंट्स क्या होते हैं, दोनों क्या अलग है या सेम है. हम बात करेंगे एंडोजेनिक फोर्सेस की, आंतरिक बलों की. हम बात करेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस की, जो बाह्य बल है, जो बाहर से कार्य कर रहे हैं. हम उनमें डिफ्रेंशिएट करेंगे, उनको थोड़ा सा बारीकी से जानेंगे. साथ ही साथ हम अपक्षय की बात करेंगे, वेदरिंग की बात करेंगे, अपर्दन की बात करेंगे, मास मूवमेंट यानी वृत्त संचलन की भी बात करने वाले इस चैप्टर में. इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है, चाहे वो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए वो वेदरिंग है. टाइप्स ऑफ वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होती है, कैसे होती है, समझेंगे हम. अंत में हम समझेंगे सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, कौन से कारक है जो मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करते हैं. तो ये सब कुछ इस चैप्टर में रहने वाला, इन टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले सेशन की. पृथ्वी के बारे में थोड़ा और जानने का प्रयास करेंगे इस सेशन में, इस चैप्टर में, पूरे के पूरे चैप्टर में. पृथ्वी सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह है. सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि लाइफ इसी के ऊपर पॉसिबल है, जीवन इसी के ऊपर संभव है, हम इसी के ऊपर रहते हैं. हमारी सारी आर्थिक अनार्थिक क्रियाएं जो भी होती है वो यहीं पर होती है. अब पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, यानी जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज का जो छिलका है वो ऊपरी सतह हो गई. तो ये ऊपरी सतह है, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, सबसे महत्वपूर्ण होती है, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, भूपरपट्टी बोलते हैं. ये जो ऊपरी सतह पृथ्वी की, ये समतल नहीं है, एक समान नहीं है. यानी यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लैंड फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे. जैसे कहीं पे पर्वत, पहाड़ियाँ हैं, पठार भी है, मैदान भी है, खड्ड, महाखड्ड है, घाटियाँ हैं, चट्टानें हैं, ये यहाँ पर मिलेंगे. और ये भी असमान रूप से वितरित मिलेगी, ये नहीं कि कहीं पे एक जैसी स्थलाकृति मिलेगी. अब ये सतह असमान क्यों है, ऐसा क्यों है कि कहीं पे पठार बने, कहीं पे मैदान बने, कैसे बने, क्यों है. पृथ्वी सतह में क्या परिवर्तन होते हैं, होते रहते हैं, क्या अब नहीं हो रहे हैं, कब होते हैं, कैसे हुए, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है. क्या ये प्रक्रिया जिनके कारण पर्वत बनते हैं, पठार बनते हैं, तो कई सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि ये असमतल क्यों है, इनका निर्माण कैसे हुआ, विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे हुआ, मैदान कैसे बने, क्या ये प्रक्रिया अभी भी जारी है. तो इन सब क्वेश्चन का आंसर इस चैप्टर में हमें मिलेगा. तो ये सबका आंसर क्या है, सबका आंसर है जियोमॉर्फिक प्रोसेस, भू आकृतिक प्रक्रियाएं.
तो ये सब कुछ हम इस चैप्टर में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जरूरी है हमारे लिए समझना कि ये भू आकृतिक प्रक्रियाएं या जियोमॉर्फिक प्रोसेस होती क्या है। पृथ्वी की सतह पर भू आकृतियों का निर्माण और विरूपण। विरूपण का यहाँ पर अर्थ है विध्वंस, यानी निर्माण होता तो विध्वंस भी होता है। कहीं पे निर्माण हो रहा है तो वहाँ पर अपर्दन भी हो रहा है, दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती है। तो ये सतत प्रक्रिया है, सतत यानी कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो पृथ्वी की सतह के ऊपर निर्माण भी हो रहा है तो वहाँ पर अपर्दन कटाव भी हो रहा है, विध्वंस भी हो रहा है, साथ साथ चल रहा है। और ये क्यों हो रहा है? ये दो बलों के कारण होता है, जिनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, बाहरी या आंतरिक बल। अब ये बाहरी और आंतरिक बल क्या है? बाहरी बल वो है जो बाहर पृथ्वी की सतह पर बाहर से कार्य कर रहे हैं, जो हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे उन एजेंट्स की हम बात करें तो नदियों के कारण अपर्दन हो रहा है। अब अपर्दन हो रहा है कहाँ हो रहा है? बाहर हो रहा है। अपक्षय बाहर हो रहा है। एजेंट इनके साथ जो लगे हुए वो नदी है, हिम नदी है, लहरें हैं, वायु है, वो साथ लगे, ये बाहर से हमें विजिबल है। तो ये बाहरी बल है। आंतरिक बल है जैसे ज्वालामुखी विस्फोट है, भूकंप है, इनके कारण भी परिवर्तन होता है। बल तो अंदर से कार्य कर रहे हैं लेकिन परिवर्तन सतह के ऊपर होता है। तो इनके कारण लगातार परिवर्तन आता रहता है पृथ्वी की सतह के ऊपर। और ये जो परिवर्तन आता है, इन सभी को बदलाव लाने के लिए जो जिम्मेवार कारक है उनको हम भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। इन्हीं को हम भू आकृतिक प्रक्रियाओं के नाम से जानते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा कि भू आकृतिक प्रक्रियाएं क्या है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या है, कि वो सभी बल जिनके कारण पृथ्वी की सतह में बदलाव आते हैं, परिवर्तन आते हैं, चेंज आते हैं, वो जियोमॉर्फिक प्रोसेस या भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहलाती है। क्या है ये डिटेल से जानेंगे नेक्स्ट कुछ मिनट्स में। अब जो जियोमॉर्फिक प्रक्रियाएं या भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं उसको थोड़ा सा हम समझेंगे माइंड मैप की हेल्प से। आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा अगर माइंड मैप आपने समझ लिया तो हम पूरा चैप्टर यहीं पर जान जाएंगे कि है क्या जियोमॉर्फिक जो प्रोसेस है। पहली चीज़ जियोमॉर्फिक प्रोसेस यानी कि पृथ्वी की सतह पर बदलाव लाने वाले कारक, उनको हम मुख्य तौर पे दो भागों में बांट सकते हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल और टेरेस्ट्रियल प्रोसेस, जो धरातल के ऊपर संपन्न हो रही है और धरातल के बाहर संपन्न हो रही है। उनको हमने दो भागों में बांट सकते हैं, यानी कि वायुमंडल में संपन्न हो रही है। तो हम यहाँ पर सिर्फ टेरेस्ट्रियल प्रोसेस की बात करेंगे इस चैप्टर में। धरातलीय पार्थिव जो बल हैं, प्रक्रिया हैं, उनकी हम बात करने वाले। तो ये पार्थिव जो बल है जियोमॉर्फिक प्रोसेस में, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस में जो बाह्य बल है जो पृथ्वी की सतह के ऊपर बाहर से कार्य करते हैं वो आएंगे, जैसे वेदरिंग, अपक्षय। अब अपक्षय क्या होता है? पृथ्वी पर जो चट्टानें हैं उनका अपनी जगह पर पड़े पड़े टूट फूट जाना, वो वेदरिंग कहलाती है। डिटेल में जानेंगे इसे बाद में। उसके बाद इरोजन है। इरोजन यानी अपर्दन होना, वो टूट फूट के बाद जो चट्टानें हैं वो एजेंट्स के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित कर दी जाती है, ये अपर्दन कहलाता है, यानी कि कटाव। तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, ये भी एक्सोजेनिक प्रोसेस में आएगा। अगर कटाव होगा तो परिवहन भी होगा, पानी के साथ बहेंगे या हवा के साथ उड़ेंगे या ग्लेशियर के साथ चलेंगे या लहरों के साथ, कहीं ना कहीं वो एक जगह से दूसरी जगह पर भी जाएगा, वो मटेरियल, वो मलबा। ये एक्सोजेनिक प्रोसेस में आता है। इसके साथ साथ डिपोजिशन भी होगा। अगर परिवहन होगा तो नेचुरली है कहीं पर वो जमा भी होगा, ये भी एक्सोजेनिक प्रोसेस है। अब परिवहन होगा तब भी कटाव होता है, यानी रूप में, सतह के रूप में बदलाव आता है। जब जमाव होगा तब भी बदलाव आएगा। तो ये भी कैसी प्रोसेस है? जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, क्योंकि इससे भी सतह के रूप में परिवर्तन हो रहा है, भू आकृति में परिवर्तन हो रहा है। और फिफ्थ है मास मोमेंट। मास मोमेंट मतलब मास का अर्थ होता है बड़े मात्रा में, बड़े पैमाने पर, और मोमेंट का अर्थ होता है संचलन, यानी बड़ी मात्रा में जब पृथ्वी के किसी भूभाग का संचलन होना, विस्थापित होना, एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित होना, तो ये भी एक एक्सोजेनिक यानी बाह्य बल है, एक्सोजेनिक प्रोसेस है ये। ओके, तो ये सभी किस में आएंगे? ये बाह्य बल में आएंगे। अपक्षय भी होगा, अपर्दन भी होगा, परिवहन भी होगा, जमाव भी होगा, वृत्त संचलन भी होगा। ये सारे के सारे बाह्य प्रोसेस है। जब ये सब कुछ होता है तो पृथ्वी की सतह में परिवर्तन आते हैं, बदलाव आते हैं। इसमें से जो शुरुआती तीन हैं, अपक्षय, अपर्दन और ट्रांसपोर्टेशन है, उसे हम डेन्यूडेशन में भी शामिल करते हैं। डेन्यूडेशन मतलब अनाच्छादन, हिंदी में अनाच्छादन टर्म है, वो यूज़ करेंगे ज्योग्राफी में। अनाच्छादन मतलब पृथ्वी की ऊपरी सतह, जो ऊपरी परत है उसका आवरण हट जाना, ऊपरी परत का आवरण हट जाना। तो ये आवरण किससे हटता है? या तो अपक्षय के कारण, या अपर्दन के कारण, या ट्रांसपोर्टेशन के कारण हटता है। अब
इसमें हम शामिल जो कर सकते हैं वो मास मूवमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि मास मूवमेंट के कारण भी ऐसा होता है। हम इसमें शामिल डिपोजिशन नहीं कर सकते क्योंकि उससे जमाव होता है, आवरण हटता नहीं बल्कि जमता है। तो ये डेन्यूडेशन भी कहलाएगा, ये भी हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। उसके बाद इंडोजेनिक जो प्रोसेस है उस पर आते हैं। इंडोजेनिक जो प्रोसेस है यानी कि आंतरिक बल, आंतरिक बल में फोल्डिंग और फोल्डिंग शामिल रहेंगे, यानी जिसके कारण महाखंड बनते हैं या फिर पर्वत बनते हैं। जब प्लेटें टकराती है, जब आपस में दो प्लेटें पास आती है, आपने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है, 4th चैप्टर में हमने डिस्कस किया है, इसे जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आते हैं तो इसे हम कन्वर्जेंट प्लेट या कन्वर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं। ये इससे पर्वतों का निर्माण होता है। और डाइवर्जेंट प्लेट्स कौन सी होती है? जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है। जब दूर जाती है तब क्या होता है? तब डिस्टेंस बढ़ती है और इससे फॉल्टिंग होती है, यानी महाखंड या महासागरों का निर्माण होता है। तो ये इंटरनल यानी प्लेट टेक्टोनिक्स का हिस्सा है। तो ये कैसा बल है? ये आंतरिक बल है। इसी तरीके से वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक, ये भी आंतरिक बल है। लैंडस्लाइड, ये भी आंतरिक बलों के कारण होता है। डायस्ट्रोफिज्म, जो डायस्ट्रोफिज्म है, इसे पटल विरूपण बोलते हैं हिंदी में। तो डायस्ट्रोफिज्म के कारण एक स्लो मोमेंट है, जब ये बदलाव धीमी गति से होता है पृथ्वी के ऊपर तो उसे हम डायस्ट्रोफिज्म बोलते हैं। और मेटामॉर्फिज्म के तहत जो चीज़ें एक तो तेज़ी से बदलती है, एक रूप परिवर्तन होता है। तो ये सब कुछ जियोमॉर्फिक प्रोसेस है। दोबारा से रिकैप्चुलेट कर लें थोड़ा सा कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस यानी कि पृथ्वी के सतह के रूप में बदलाव होना, और इसके जो एजेंट जो प्रोसेस बल है उसको दो भागों में बांट सकते हैं, आंतरिक बल और बाह्य बल। बाह्य बल में आएंगे अपक्षय, अपरदन, परिवहन, जमाव, वृत्त संचलन। और आंतरिक बलों में आएंगे प्लेट टेक्टोनिक्स, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब कुछ शामिल रहेंगे। इसमें जो वेदरिंग है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, फिजिकल वेदरिंग, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, केमिकल वेदरिंग, और बायोलॉजिकल यानी कि जैविक वेदरिंग। तो ये सब कुछ पूरे चैप्टर में रहने वाला है। इसको आप अच्छे से अगर माइंड में रखते हो तो इसका मतलब यह है कि पूरा चैप्टर आपके पास है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। अंतर्जनित बल, जिसको हम आंतरिक बल भी कह सकते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस भी बोल सकते हैं, इंटरनल फोर्सेस भी बोल सकते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस क्या है? अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि वे बल जो अंदर से कार्य करते हैं, पृथ्वी के अंदर से, और ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऊर्जा कहाँ से मिलती है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में। लेकिन इसका प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? ऊपरी भाग में, यानी कि ऊपरी परत यानी शतलाकृति है उसके निर्माण में या उसके रूप परिवर्तन में इनकी भी भूमिका होती है। ये बलों के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो पर्वत निर्माणकारी बल हो सकते हैं, ये महाद्वीपीय निर्माणकारी बल हो सकते हैं, भूकंप, ज्वालामुखी है, यानी इसमें प्लेटें, भूकंप और ज्वालामुखी ये आंतरिक बलों के एग्जाम्पल है। ये आमतौर पे निर्माणकारी बल होते हैं। जब भी ये बल कार्य करते हैं कुछ न कुछ नया सृजन होता है। तो ये थे आंतरिक बल। अब आंतरिक बलों की बात करें कि इनको ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? आंतरिक भागों से। अब आंतरिक भाग से ऊर्जा मिल रही है तो ऊर्जा का स्रोत क्या है? जैसे रेडियो एक्टिविटी, रेडियो वेव्स हैं उनके कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, या ज्वारीय बल है उसके कारण, या फिर जो प्राइमरी एनर्जी है उसके कारण इन बलों को कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। जैसा कि आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा है, एज वी मूव टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, हम केंद्र की तरफ जब जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता है, उसके कारण संवहनीय ऊर्जा पैदा होती है। तो वही उसी प्रकार की ऊर्जा है जो आंतरिक भाग में होती है और जिनके कारण ये बल कार्य करते हैं। उसी कारण भूकंप आते हैं, उसी के कारण ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उन्हीं बलों के कारण, उनके साथ साथ ये ज्वारीय बल भी शामिल है या घूर्णन बल भी शामिल है, इसके कारण प्लेटें भी मूव करती है। तो ये आंतरिक बल है। हम आंतरिक बलों की यानी अंतर्जनित बलों की बात करें तो थोड़ा सा इसको भी हम दोबारा से देख लेते हैं माइंड मैप के थ्रू। यहाँ देखिए कि आंतरिक जो बल है, एंडोजेनिक प्रोसेसेस है, फोर्सेस है, उसको भी हम 2 भाग बांट सकते हैं, स्लो मोमेंट्स और सडन मोमेंट्स। स्लो मोमेंट्स है, इसको डायस्ट्रोफिज्म भी कह सकते हैं। सडन मोमेंट्स है जो अचानक से होती है, अचानक से, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट है, ये कैसी मोमेंट है? आंतरिक बल है लेकिन अचानक से होता है, अर्थक्वेक अचानक से आता है। स्लो मोमेंट है, उसको हम वर्टिकल या हॉरिजेंटल में भी हम आगे सब डिवाइड कर सकते हैं और आगे बांट सकते हैं। चलिए एक एक करके थोड़ा सा देखते हैं इनको।
पहले हम बहिर्जनिक बल के ऊपर आते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। बहिर्जनिक जो बल हैं, नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये वो बल जो पृथ्वी के बाहरी भाग में उत्पन्न होते हैं और कार्य करते हैं। ये वो ताकतें हैं जो पृथ्वी के बाहरी हिस्से में अपनी ऊर्जा प्राप्त करती है, और यानी कि इनको ऊर्जा का जो स्रोत है वो वायुमंडल है। वायुमंडल में सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इनके एग्जाम्पल है जैसे वायु, लहरें या रनिंग वाटर है, ग्लेशियर हैं, वो इनके एग्जाम्पल्स हैं। इसमें एक्सोजेनिक प्रक्रियाओं के जो उदाहरण है, यानी कि यहाँ पे बल, ये एजेंट है और ये बल है। अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, परिवहन, मास मूवमेंट, ये सब कुछ एक्सोजेनिक फोर्सेज में आएगा। अपक्षय आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। अपक्षय का अर्थ होता है चट्टानों का अपनी जगह पर पड़े पड़े टूट फूट जाना, वो अपक्षय है। अपर्दन, जिसके कारण चट्टानें हैं वो कटाव के बाद दूसरी जगह पर स्थानांतरित होती है, मूव करती है, और ये कार्य होता है परिवहन के द्वारा। निक्षेपण, जहाँ पर जब अगर अपर्दन होगा, परिवहन होगा, तो अपर्दन का परिणाम निक्षेपण होगा, अपर्दन होगा तो जमाव होगा ही होगा। तो ये बहिर्जनिक बलों में आती है। तो बहिर्जनिक बल है मुख्य तौर पर पृथ्वी की बाहरी सतह, वहाँ पर ये कार्य करते हैं। इसमें जो एक्सोजेनिक फोर्सेस है उसमें जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण है, ये इनके रूप हो सकते हैं। अपक्षय है पृथ्वी के सतह पर चट्टानों के टूटने से संबंधित है, जो अलग अलग एजेंटों के द्वारा होता है। ये नदियों के द्वारा हो सकता है, वायु के द्वारा हो सकता है, समुद्री लहरों के द्वारा हो सकता है, या फिर हिम नदियों यानी कि ग्लेशियर के द्वारा हो सकता है। और अपर्दन, टूटी हुई चट्टानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है। ऐसा किससे होता है? ये प्राकृतिक एजेंटों के द्वारा होता है, जिनकी बात हमने की थी कि वायु, विंड, रिवर, ग्लेशियर, ओशन वेव्स, या जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी इसी प्रकार के एजेंट है, प्राकृतिक एजेंट है। एक्सोजेनिक जो फोर्सेज होती है उनके कारण ऊंचावच यानी कि ऊंचाई में कमी होती है। आंतरिक बल वो मुख्य तौर पर निर्माणकारी बल है। यहाँ पर जो कार्य किया जाता है उसमें निर्माणकारी के साथ साथ यहाँ पर ऊंचाई में कमी आती है, क्षरण होता है, यानी कि अवनयन होता है, या इसको समतलीकरण कह सकते हैं। जैसे कि कटाव होगा, अपर्दन होगा, चट्टानें टूट फूट जाएगी, चूर्ण बनेगा उनका, तो क्या हुआ? उनकी ऊंचाई में कमी आएगी, समतल होगा। उसी तरीके से अपर्दन हुआ तो क्या होगा? कटाव होगा, ऊंची भूभाग का ही कटाव होगा। तो ये यहाँ पर डिप्रेशन यानी कि ऊंचाई में कमी लेके आते हैं, और डिप्रेशन या उन्नयन में वृद्धि होती है। जहाँ पर महाखंड होंगे वहाँ पर इसका महाखंड या खंड, या जहाँ पर नीचे इलाके होंगे वहाँ पर फिर अपर्दन या परिवहन के बाद जमाव होगा। कटाव के माध्यम से पृथ्वी की सतह के धरातल की विविधताओं के क्षरण की घटना को हम ग्रेडेशन बोलते हैं। यानी जब कटाव होता है और जो ऊंचाई में कमी आती है, समतलीकरण होता है, तो इसको हम ग्रेडेशन भी कह सकते हैं। तो ये हमने समझा कि आंतरिक बल और बाह्य बल क्या होते हैं। बहुत आसान सा है, आंतरिक बल और बाह्य बल क्या होते हैं, और एग्जाम्पल भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब थोड़ा सा हम माइंड मैप के थ्रू जान लेते हैं कि इसमें एक्सोजेनिक प्रोसेस में कौन से बल शामिल हैं। वेदरिंग, मास मोमेंट, वेदरिंग अपक्षय हो गया, मास मोमेंट वृत्त संचलन हो गया। वृत्त संचलन का एक एग्जाम्पल जो अभी के लिए आपको याद रह जाएगा वो है लैंड स्लाइडिंग। अचानक से ज़मीनें धंस जाती है तो वो मास मोमेंट है। काफ़ी और भी टाइप्स है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। इरोजन, अपर्दन है जो रनिंग वाटर के कारण हो सकता है, ग्राउंड वाटर के कारण हो सकता है, ग्लेशियर के कारण हो सकता है, वेव्स या करंट्स के कारण हो सकता है, या फिर विंड्स के कारण हो सकता है। डिपोजिशन, जमाव का कार्य है, जो अपर्दन के एजेंट है, इरोजन के एजेंट है, वही जमाव या निक्षेपण का कार्य करते हैं। वेदरिंग को आगे हम फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग में भी डिवाइड या क्लासीफाई कर सकते हैं। हमारा जो 4th सेशन होगा इस चैप्टर का, उसमें हम वेदरिंग और उनके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये था एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं, बेसिक हमने समझा अभी तक। अब ये भूआकृतिक एजेंट क्या होते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस वर्सेस जियोमॉर्फिक एजेंट, 2 वर्ड यूज कर रहे थे, भूआकृतिक प्रक्रियाएं और भूआकृतिक एजेंट। एजेंट क्या होते हैं? एजेंट प्राकृतिक एजेंट होते हैं जो इस कार्य में सहायता करते हैं। जैसे बहता जल है
चाहे वो तेज़ बारिश है, चाहे वो नदी है या छोटा नाला है। भूमिगत जल है, अंडरग्राउंड वाटर है, ग्लेशियर यानी हिमनदी है, वायु है, लहरें हैं या ओशन करंट्स हैं, ओशन वेव्स हैं, ये सभी जियोमॉर्फिक एजेंट कहलाते हैं। अपर्दन या अपक्षय के बाद परिवहन और जमाव का जो कार्य किया जाता है या अपर्दन में भूमिका जो निभाई जाती है वो इन्हीं प्राकृतिक एजेंट के द्वारा निभाई जाती है। ये दोनों जो शब्द है जियोमॉर्फिक प्रक्रिया और जियोमॉर्फिक एजेंट है, दोनों अलग अलग है। एक भूआकृतिक प्रक्रिया पृथ्वी के पदार्थों पर लागू होने वाला एक बल है, प्रक्रिया है वो एक बल है और उसको वो प्रभावित करते हैं और बाह्य तत्वों से वो प्रभावित होते हैं। एजेंट एक गतिशील मीडियम है यानी माध्यम है, ये बल नहीं है बल्कि माध्यम है। जैसे नदी, हिमनदी, वायु, लहरें, धाराएं जो धरातल का कटाव करते हैं, परिवहन करते हैं और जमाव करते हैं, यानी ये सभी जो एजेंट है, नदी, हिमनदी, वायु, लहरें, धाराएं, इनके 3 कार्य होते हैं: अपर्दन करना, परिवहन करना और जमाव करना। और जो प्रक्रिया है उसमें शामिल होता है अपक्षय शामिल होता है, मास मोमेंट शामिल होता है उसमें, इसके साथ साथ अपक्षय, अपर्दन और मास मोमेंट यानी कि 3 चीज़ें शामिल होती है। जबकि एजेंट है उनके 3 कार्य होते हैं, वो होता है अपर्दन यानी कटाव, परिवहन और निक्षेपण, यानी दोनों चीज़ें अलग अलग है। जियोमॉर्फिक प्रक्रिया अलग है और जियोमॉर्फिक एजेंट अलग है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछ लिया जाता है कि डिफ्रेंशिएट करना हो इन दोनों में अंतर क्या है। तो आज इस सेशन में हमने बेसिक समझा कि ये क्या होता है। अभी जो नेक्स्ट जो सेशंस रहेंगे उनमें हम इनके बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। अगर आपको हमारा ये सेशन, हमारा चैनल, हमारा कंसेप्ट, हमारा कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।